प्यारे बच्चों, इस पाठ में हम ऊष्मा संचरण की विधियां और उससे जुड़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसकी 3 विधियां होती हैं। पहला चालन, फिर संवहन और तीसरा रेडिएशन। आप सबके घर में कुकर रखा होगा। कुकर के आप हैंडल में देखते हैं एक प्लास्टिक लगा होता है। वो क्यों लगा होता है? क्योंकि जब हम कुकर को गैस में रखते हैं तो कुकर गर्म होने के साथ साथ उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है। अगर हैंडल में प्लास्टिक न लगा हो तो उसको हम पकड़ के निकाल नहीं पाएंगे, उठा के रख नहीं पाएंगे गैस स्टोव से नीचे। तो कुकर का हैंडल किस विधि से गर्म होता है? जिस विधि से गर्म होता है वो है चालन। पानी सबने गर्म होते हुए देखा है। पानी संवहन विधि से गर्म होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अच्छा, गर्मी के दिनों में जो मोटरसाइकिल की जो सीट है गर्म हो जाती है, उसमें बैठने का अनुभव सभी को होगा। तो वहाँ जो मोटरसाइकिल और उसकी सीट जो गर्म हो रही है, असल में वो रेडिएशन विधि से गर्म होती है। तो सबसे पहले हम चालन के बारे में बात कर लेते हैं। चालन ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें किसी पदार्थ के अणु अपने पास वाले अणु को ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं या ऊष्मा दे देते हैं, और इस प्रकार से ऊष्मा जो है एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित होती है। इस विधि को हम चालन कहते हैं। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं। ये एक छड़ है और ये जो छड़ है रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है तो इसकी कोई ऊष्मीय ऊर्जा होगी। बच्चों, कोई भी पदार्थ अगर उसका कोई टेम्परेचर है तो उसकी ऊष्मीय ऊर्जा होती है। ऊष्मीय ऊर्जा का जो तात्पर्य है, ऊष्मीय ऊर्जा मतलब होता है उसकी प्रत्येक अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इसको हम कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। अगर 0 टेम्परेचर पे वस्तु है, 0 केल्विन पे है, जिसको कि परम ताप कहते हैं, तब ऊष्मीय ऊर्जा 0 होगी। लेकिन अगर किसी भी तापमान पे रखा हुआ है तो उसकी ऊष्मीय ऊर्जा होगी, मतलब उसमें उसके अणुओं में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होगी। अर्थात उसके अणु जो हैं, उस पदार्थ के अणु जो हैं वो गतिज ऊर्जा होगी, मतलब वो कंपन करेंगे। तो यहाँ पर ये छड़ जो है रूम टेम्परेचर पे रखा है, मतलब इसके अणु जो है, इसके अणुओं में कुछ कंपन गति होगी, कुछ गतिज ऊर्जा होगी। जब हम इसके एक सिरे को गर्म करते हैं तो अणुओं की जो कंपन की जो गति है वो बढ़ जाएगी। अब थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से वाइब्रेट करेंगे, पहले धीरे धीरे कर रहे थे, अब गर्म किए तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब ये जो माध्य स्थिति के दोनों तरफ जो वाइब्रेट कर रहे हैं, ये अपने पास वाले अणुओं से टकराएंगे और अपनी गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण करेंगे। उसी तरह से वे फिर अपने पास वाले अणुओं से टकराएंगे और अपनी गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण करेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि छड़ के एक सिरे से अंतिम सिरे तक गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। और जैसे कि मैंने अभी बताया, ऊष्मीय ऊर्जा मतलब कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का माप है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा प्रत्येक अणु की, उसी को हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। तो इसी तरह से गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण भी हो रहा है। जब हम गर्म कर रहे हैं तो जो ऊष्मीय ऊर्जा है अणुओं के माध्यम से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जा रही है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, ये जो अणु है वो जहाँ के वहाँ हैं, अपनी माध्य स्थिति के दोनों तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो एक्चुअल जो स्थिति है, माध्य स्थिति है, वो नहीं बदल रही। लेकिन उन अणुओं के माध्यम से जो ऊर्जा है उसका संचार हो रहा है। ऊर्जा जो है, ऊष्मीय ऊर्जा जो है, वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जा रही है। अब आइए हम एक प्रयोग देखते हैं, हम एक प्रयोग करते हैं और उसमें हम चालन को समझते हैं और ऊष्मीय चालक पदार्थ, ऊष्मीय कुचालक पदार्थ और ऊष्मारोधी पदार्थों को भी हम समझते हैं। बच्चों, ऊष्मा का संचरण यानी ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण, जो सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ये जो ऊष्मा का संचरण है, ये अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। जैसे यदि हम ठोस पदार्थ की बात करें तो उसमें ऊष्मा के संचरण को हम चालन कहते हैं।
यदि हम द्रवों की बात करें तो उसमें ऊष्मा के संचरण को हम संवहन कहते हैं और गैसों में ये कहलाता है विकिरण। ठोस पदार्थों में भी जो ऊष्मा का संचरण है वो अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। जैसे इसी बात को समझने के लिए देखिए यहाँ हमने दो अलग अलग पदार्थों की ये छड़ ली है जो मोटाई और लंबाई में समान है। ठीक है, ये है कांच की छड़ है ये, और ये है आपके तांबे की छड़। आप देख रहे हैं कि इन दोनों छड़ों में हमने ये इस प्रकार देखिए आलपिन जो है वो आलपिन मोम से लगा दी है जो समान दूरी पर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इन छड़ों को उनके किसी एक सिरे से गर्म करेंगे और इस स्टॉप वॉच की मदद से हम इसे गर्म करने के बाद जो ऑलपिन आपको दिख रही है वो ऑलपिन क्या होगी, गिरेगी। तो इनके टाइम को हम नोट करते चलेंगे कि कौन सी छड़ की जो ऑलपिन है वो जल्दी गिरती है और कौन सी छड़ की देर से। तो चलिए शुरू करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस मोमबत्ती को जलाना होगा। ठीक है, तो इसे हम जला लेते हैं। और इसके बाद क्योंकि हम इसे गर्म कर रहे हैं तो हम किसी भी छड़ को पकड़ने के लिए या तो आप कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम इसे इस प्रकार भी पकड़ सकते हैं। और अब इसे मैं गर्म कर रही हूँ, एक एक करके हम इस छड़ को गर्म करेंगे। ठीक है, और अब हमको देखना है, ये देखिए ये स्टॉप वॉच हम यहाँ पे देखिए शुरू कर रहे हैं, इसको भी इधर गर्म करने लगाया और इसे ऑन कर लिया। स्टॉप वॉच चल पड़ी है और इसको हम गर्म करने लगे हैं। जैसे ही पहले ऑलपिन गिरेगी हम उसका टाइम जो है वो नोट कर लेंगे। ये देखिए जो पहली ऑलपिन है वो 1 मिनट 38 सेकेंड में गिरी। हम इसे अभी भी गर्म कर रहे हैं और आगे देखते हैं कि अब नेक्स्ट जो ऑलपिन है वो कितनी देर में गिरेगी। इस प्रकार देखिए ये दूसरी भी जो है वो छड़ गिर गई और ये टाइमिंग हुई है 5 मिनट 10 सेकेंड। इसी प्रकार आपको बाकी जो ऑलपिन है उनके भी गिरने का समय नोट करना होगा। अभी हम अब फिलहाल चलते हैं तांबे की छड़ की ओर और उसे भी गर्म करते हैं और देखेंगे कि इसकी जो ऑलपिन है उनके गिरने की क्या समय होता है, उनके गिरने का टाइमिंग क्या होगा। चलिए हमने इसे रीसेट कर लिया है, ये अपनी पूर्वावस्था में हो गया। और अब हम कांच की जो छड़ है उसके बाद गर्म कर रहे हैं तांबे की छड़ को और इसे स्टॉप वॉच को भी ये देखिए ये शुरू किया गर्म करना और स्टॉप वॉच भी हमारी चल पड़ी है। अब आप देखें कि इसमें जो है वो ऑलपिन जो है वो कितने समय पे गिरती है ये हम देखेंगे। ये देखिए ये तुरंत जो है ये हमारा अभी ऑलपिन सा लग रहा है कि अब गिरने ही वाली है। ये देखिए ये 30 सेकेंड में जो है वो ऑलपिन जो है वो गिर गई, पहली ऑलपिन। इसे नोट कर लीजिए आप। और अब ये देखिए ये दूसरी ऑलपिन की स्थिति भी आप देखेंगे, ये 48 सेकेंड में ये भी गिर गई है। कितनी तेजी से देखिए यहाँ पर जो ऊष्मा का संचरण है वो एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ हो रहा है। ये देखिए ये तीसरी ऑलपिन की स्थिति भी आप देख रहे होंगे, 1 मिनट 7 सेकेंड। ये सब आप नोट करते चलिए। ये देखिए इसकी स्थिति फिर बदल रही है और स्टॉप वॉच पर आपको ध्यान देना होगा। एक मिनट 40 सेकेंड। ये देखिए 1 मिनट तो 2 मिनट हो गए हैं वैसे, और देख लेते हैं। दो मिनट 10 सेकेंड। तो आपने देखा कि जो तांबे की छड़ है उसमें जो है ऊष्मा का संचरण एक सिरे से दूसरे सिरे में बहुत कम समय में हुआ, जिसके कारण ऑलपिन गिरने का जो समय था वो कम था।
और कांच की छड़ में जो ऑलपिन गिर रही थी वह बहुत समय ले रही थी, क्योंकि उसमें ऊष्मा का जो संचरण था वो बहुत ही धीमा था। तो बच्चों, हमने ये देखा कि जो कांच की छड़ है उसमें ऊष्मा का जो संचरण है वो बहुत कम और तांबे की छड़ में ज़्यादा। ऐसी जो धातुएं होती हैं जिसमें ऊष्मा का संचरण बहुत कम होता है उन्हें हम कुचालक कहते हैं, और जिसमें ऊष्मा का संचरण तेजी से होता है उसे हम चालक या सुचालक कहते हैं। इसके अलावा ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता है, इन्हें हम ऊष्मारोधी पदार्थ कहते हैं। इस प्रकार ऊष्मीय चालकता के आधार पर 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है ऊष्मारोधी, और कुचालक, और चालक या सुचालक। बच्चों, हमने अभी कांच की और तांबे की छड़ को जब गर्म किया, उसके एक सिरे से गर्म करने पर हमने देखा कि तांबे की छड़ की ऑलपिन जो है वो पहले गिरी। और कौन सी ऑलपिन प्रत्येक छड़ की पहले गिरी? जहां से हम उसे ऊष्मा दे रहे थे उसके पास जो ऑलपिन थी वो पहले गिरी थी। चलिए अब एक काम करते हैं, अब हम इन दोनों छड़ों को फिर से गर्म करेंगे, लेकिन अब की बार हम इसे करेंगे गर्म छड़ के बीचों बीच। तो इसके लिए हमने फिर से देखिए छड़ में ऑलपिन जो है वो मोम की सहायता से लगा ली है, और इस बार हमने इसके बीच के जो हिस्से हैं वहाँ पर थोड़ा स्थान खाली रखा है, क्योंकि हम इसे बीच से गर्म करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले कांच की छड़ में हम इसको गर्म कर लेते हैं। कांच की छड़ को वापस से पकड़ने के लिए बिल्कुल उसी प्रकार जो हमने पहले किया था, और अब हम इसको देखिए ये बीच से हम इसे गर्म कर रहे हैं। और अब गर्म करने के साथ ही हमें क्या करना होगा, स्टॉप वॉच ऑन करनी होगी ताकि हम वो समय नोट करें। और इस बार भी हमें बिल्कुल वैसे ही ये देखना है कि ऑलपिन जो गिरती है वो कितने समय में गिरेगी, और ये भी देखेंगे कि इस बार जो है वो कौन सी ऑलपिन पहले गिरती है। ये देखिए ये जो है एक ऑलपिन गिर गई है 3 मिनट 20 सेकेंड में। आपने देखा कि ये वाली जो ऑलपिन है वो गिर गई थी। ये देखिए 4 मिनट 35 सेकेंड में जो है ये यहाँ जो दूसरी ऑलपिन है वो भी गिर गई। इसी प्रकार हम आगे भी इसे गर्म कर कर देख सकते हैं कि बाकी ऑलपिन जो है वो कितने समय में गिरेगी। ठीक है, अब हम लेंगे तांबे की छड़। चलिए अब हम तांबे की छड़ को बिल्कुल उसी प्रकार बीचों बीच से गर्म कर लेते हैं, और इसको गर्म करने के साथ साथ हम ये स्टॉप वॉच ऑन कर दिए। देखिए देखते हैं यहाँ पर कितने समय में जो ऑलपिन है वो गिरती है। आपने परिवर्तन को देखा, ऑलपिन में परिवर्तन हुआ है जो दोनों हमारे बीच के सिरों से आसपास में है। ये देखिए एक साथ ये 35 सेकंड में ये दोनों ऑलपिन जो है वो गिर गई। इसी प्रकार देखिए ये 45 सेकंड में ये ऑलपिन गिरी है। 1 मिनट लगा इस ऑलपिन को गिरने के लिए। तो बच्चों, हमने देखा कि जब इन दोनों छड़ों को हमने बीच से गर्म किया तो लगभग समान समय में जो इसके आसपास की जो ऑलपिन थी वो एक साथ गिरी। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ऊष्मा का संचरण समान समय में ही होता है। दोनों दिशाओं में हमें समान समय में ऊष्मा का संचरण दिखाई देता है। ये ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? जो चालन होता है, चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना ही संचरित होती है। जैसे जब हम छड़ को गर्म करते हैं तो जो हिस्सा गर्म हो रहा होता है वहाँ के कणों में कंपन बढ़ जाता है, और कंपन के बढ़ने से उसमें ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है, और ये अधिक ऊर्जा जो है वो अगले कणों को ये स्थानांतरित कर देते हैं, और इससे ही ऊष्मा का संचरण होता है। तो ठोसों में ऊष्मा का संचरण बिल्कुल इसी प्रकार से होता है। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि किस तरह से ऊष्मीय चालक पदार्थ होते हैं, ऊष्मीय कुचालक और ऊष्मारोधी पदार्थ क्या होते हैं, आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना। आइए अब हम चालन में ताप की परिवर्ती स्थिति और स्थायी स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। इसके लिए एक प्रयोग हम देखते हैं। मान लेते हैं एक चालक छड़ है AB, और उसका A सिरा जो है ये गर्म भाप में रखा हुआ है,
और उस चालक छड़ में 4 थर्मामीटर लगे हैं। ए सिरे के पास T1, फिर उसके बाद T2 और T3 और T4, इस तरह से चारों क्रमशः लगे हुए हैं। और पहले तो छड़ जो है रूम टेम्परेचर पे है, 37 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। जब गर्म भाप सिरे ए से प्रवाहित की जाती है तो थर्मामीटर का जो तापमान है बढ़ने लगता है, सभी थर्मामीटर का तापमान बढ़ने लगता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं T1 का ताप जो है 70 हो जाता है, T2 का 60, T3 का 50 और T4 का 40। कुछ समय बाद फिर नोट करते हैं तो तापमान बढ़ जाता है। मान लेते हैं इस समय T1 का 80, फिर T2 का 70, फिर क्रमशः आगे का 60 और 50 होता है। कुछ समय बाद फिर नोट करते हैं तो T1 का अब 90 हो गया है, T2 का 80, T3 का 70 और T4 का 60। तो बच्चों ये जो तापमान में जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, छड़ में जो है, छड़ के ए सिरे में हमने भाप के जरिए ऊष्मा दी और ऊष्मा का संचरण हो रहा है और प्रत्येक हिस्से में ऊष्मा अवशोषित हो रहा है और तापमान भी बढ़ रहा है। तो ये जो स्थिति है जिसमें प्रत्येक हिस्से में जो तापमान बढ़ रहा है, यही परिवर्ती स्थिति है। परिवर्ती स्थिति में प्रत्येक सिरे का, प्रत्येक हिस्से का तापमान जो है बढ़ते जाता है। अब हम कुछ समय बाद देखते हैं कि T1 का जो तापमान है ये 100 हो गया, T2 का 90 हो गया, T3 का 80 हो गया और T4 का 70 हो गया। कुछ समय बाद देखते हैं तो वही 100, 90, 80 और 70 है। यहाँ पर गौर कीजिएगा कि कुछ समय बाद भी 100, 90, 80 और 70 ही है, मतलब अभी ताप नहीं बढ़ रहा है। अभी प्रत्येक थर्मामीटर का तापमान जो है स्थायी हो गया और इस स्थिति को हम कहते हैं ताप की स्थायी दशा, जिसमें कोई भी जो पदार्थ है उसके प्रत्येक हिस्से का तापमान जो है एक समान हो जाए। मतलब प्रत्येक हिस्से का तापमान ना बढ़े, अलग अलग रहेगा, प्रत्येक हिस्से का तापमान अलग अलग रहेगा लेकिन बढ़ेगा नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। तो इस स्थिति को कहते हैं हम स्थायी दशा। तो परिवर्ती दशा क्या है? परिवर्ती स्थिति क्या है? जब किसी चालक के प्रत्येक हिस्से का तापमान बढ़ता है, प्रत्येक हिस्से में ऊष्मा का अवशोषण होता है, उस स्थिति को हम कहते हैं परिवर्ती स्थिति या परिवर्ती दशा। लेकिन जब किसी पदार्थ को जब ऊष्मा देते हैं और पहले ताप बढ़ता है, प्रत्येक हिस्से का ताप बढ़ता है और एक ऐसी स्थिति आती है कि प्रत्येक स्थिति का ताप नहीं बढ़ता, समान हो जाता है, तो उस स्थिति को कहते हैं स्थायी दशा। यहाँ फिर से मैं आपको ध्यान दिला दूँ कि स्थायी दशा में पूरे जो छड़ का या पूरे पदार्थ का ताप एक समान नहीं होगा, अलग अलग हिस्से का तापमान अलग अलग होगा, लेकिन उतना ही रहेगा तापमान और बढ़ेगा नहीं। जैसे कि एक हिस्से का तापमान अगर 100 है, फिर 90 है, 80 है, 70 है, तो उतना ही रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो इस स्थिति को हम कहेंगे स्थायी स्थिति या स्थायी दशा। परिवर्ती अवस्था और स्थायी अवस्था की व्याख्या हम दूसरे तरीके से एक बार और करते हैं, देख लेते हैं और एक एग्जाम्पल। मान लेते हैं एक छड़ है और छड़ का एक बीच का हिस्सा हम ले लेते हैं, बीच का एक परिच्छेद है, अनुप्रस्थ परिच्छेद है, और ए सिरे को जो है ऊष्मा दी जा रही है और उसका जो बी सिरा है वो ओपन है, वहाँ से ऊष्मा अलग कहीं जा सकती है, ऐसा हमने बनाया है इसे। तो ए सिरे को हम क्यू ऊष्मा देते हैं और हम ये भी मान लेते हैं यहाँ पर कि जो हमारा जो छड़ है वो रुई से या फिर कंबल से लपेटा गया है। क्यों लपेटा गया है? ताकि ऊष्मा जो विकृत ना हो, जो भी ऊष्मा दे रहे हैं वो छड़ के अंदर ही रहे या फिर ओपन एंड से बाहर जाए और ऊष्मा जो है विकृत ना हो, बाहर ना जाए, मतलब उसके साइड से ऊष्मा निकल ना पाए। इसीलिए हमने मान लेते हैं कि उसको हमने रुई या फिर चद्दर से या कंबल से लपेटा हुआ है। तो क्यों ऊष्मा देते हैं? तो जो छड़ का जो बीच वाला हिस्सा है
वो Q ऊष्मा में से Q1 को अवशोषित करता है और Q2 को जो है वो अगले हिस्से को भेज देता है। तो यहाँ पर ये जो स्थिति है इसको कहते हैं परिवर्ती स्थिति, क्योंकि Q ऊष्मा दिया जा रहा है और यहाँ पर ऊष्मा Q1 का अवशोषण हो रहा है। हम Q देंगे, बीच वाला हिस्सा Q1 अवशोषित करेगा और Q2 को भेज देगा। तो ये जो दशा है ये परिवर्ती दशा है। यहाँ पर इक्वेशन क्या होगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2। अच्छा, एक स्थिति ऐसी आएगी जब जो बीच का जो काट है, अनुप्रस्थ परिच्छेद है, वहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण नहीं होगा। उस स्थिति में जब हम Q देंगे ऊष्मा, तो वो ऊष्मा आउट हो जाएगी पूरी तरह से Q2 में। मतलब Q ऊष्मा दिए, बीच वाला जो हिस्सा है छड़ का, वहाँ ऊष्मा का अवशोषण ही नहीं हुआ और जितना ऊष्मा दिए उतना ऊष्मा आउट हो गया। Q ऊष्मा दिए और आउट कितना हुआ, Q2। तो इस स्थिति में इक्वेशन क्या होगा, Q बराबर Q2। परिवर्ती स्थिति में इक्वेशन क्या होगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2। और स्थायी स्थिति में, स्थायी अवस्था में इक्वेशन क्या होगा, Q बराबर Q2। तो परिवर्ती अवस्था में देखते हैं ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है और स्थायी अवस्था में देखते हैं ऊष्मा का अवशोषण नहीं हो रहा है। जितना ऊष्मा दे रहे हैं उतना ऊष्मा वो बाहर चले जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसके माध्यम से भी हम स्थायी अवस्था और परिवर्ती अवस्था को भी इन इक्वेशन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब फाइनली हम दोनों में अंतर देख लेते हैं, परिवर्ती अवस्था, स्थायी अवस्था। तो परिवर्ती अवस्था क्या है, जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं और प्रत्येक हिस्से का तापमान बढ़ता है तो उस अवस्था को हम कहते हैं परिवर्ती अवस्था। स्थायी अवस्था, जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं और प्रत्येक हिस्से का तापमान बढ़ता है, लेकिन एक समय बाद जब तापमान स्थिर हो जाता है, बढ़ना रुक जाता है। यहाँ पर फिर से आपको याद दिला दूँ कि प्रत्येक हिस्से का तापमान अलग अलग रहेगा, लेकिन तापमान बढ़ना रुक जाएगा, तो उस अवस्था को कहते हैं स्थायी अवस्था। सेकंड जो दूसरा अंतर है वो ये है कि परिवर्ती अवस्था में ऊष्मा का अवशोषण होगा और स्थायी अवस्था में ऊष्मा का अवशोषण नहीं होगा। तीसरा अंतर ये है कि परिवर्ती अवस्था में ऊष्मा प्रवाह की दर ऊष्मा चालकता और ऊष्मा धारिता दोनों पे निर्भर करेगी और स्थायी अवस्था में ऊष्मा प्रवाह की दर सिर्फ और सिर्फ ऊष्मा चालकता पे ही निर्भर करेगी, क्योंकि ऊष्मा धारिता जितना ऊष्मा धारण करना था कर चुका है वो, अब सिर्फ ऊष्मा का प्रवाह होगा। तो स्थायी अवस्था में ऊष्मा प्रवाह की दर सिर्फ ऊष्मा चालकता पे ही निर्भर करेगी।